बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले आप इस कहानी की 196 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 197 मुलाहिजा फरमाए। नोवाब गोया जबरदस्ती हंसा, लेकिन उसकी हंसी तकरीबन बेआवाज सी थी, जैसे साइलेंसर लगाकर हंस रहा हो। फिर वो अपना फ्लैट हेड दुरुस्त करते हुए गहरी नजर से रहीम गुल की तरफ देख कर बोला, मजाक अच्छा कर लेते हैं आप, वरना पुलिस वालों में भला हिस्से मजाक कहाँ से होती है। मेरा ख्याल है आप यहाँ नए आए हैं, वरना मैं चाहे आपसे वाकिफ होता या ना होता, लेकिन आप मुझसे जरूर वाकिफ होते। वाह, ये तो आपने और भी सस्पेंस पैदा कर दिया। रहीम गुल पलक झपकाए बगैर बोला, लगता है आज की रात सस्पेंस में ही गुजरेगी। मुझे मुश्ताक मुदस्सर कहते हैं, मैं फरहीन साहिबा का इंटरव्यू लेने आया हूँ। अजनबी ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। रहीम गुल उसके बढ़े हुए हाथ को नजरअंदाज करते हुए बोला, और आपको तो बहुत बड़ा खिलाड़ी होना चाहिए, आपके नाम में तो हमारे दो बड़े क्रिकेटर के नाम यकजा हो गए। मुश्ताक मुदस्सर शायद अपनी घिसाहट छुपाने के लिए अपने बड़े हुए हाथ को दोबारा अपने फ्लैट हेड की तरफ ले गया और खामखा एक बार फिर उसे दुरुस्त करने लगा। खिलाड़ी तो शायद मैं नहीं हूँ इंस्पेक्टर साहब, लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता। मैं रोजनामा मून का शो बिजनेस और कल्चर रिपोर्टर हूँ। हमारा अंग्रेजी अखबार में शाम का सबसे बड़ा अखबार है। उसके लहजे में हल्का सा फख्र छलक आया था। मुमकिन है आपने मुझे देखा हो, लेकिन मैंने आपकी तरफ तवज्जो नहीं दी होगी। अगर मैं आपकी तरफ तवज्जो से देखता तो आपकी सूरत जरूर मेरे जहन में रहती, लेकिन मैं जब डीएसपी साहब के पास किसी काम से जाता हूँ तो मेरी तवज्जो सिर्फ इसी काम की तरफ रहती है। रहीम गुल ने बेनियाजी से कंधे उचकाकर उसे जवाब दिया, चलिए खैर कोई बात नहीं, अगर पहले शनासाई नहीं थी तो अब हो गई है, और उम्मीद है आइंदा ये शनासाई दोस्ती में बदल जाएगी। उसने गोया ढीठ बनकर एक बार फिर मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। इतने वसूब से यह बात मत कहिए, रहीम गुल अंग्रेजी में बोला। तहम इस बार उसने मुश्ताक मुदस्सर का मुसाफे के लिए बड़ा हुआ हाथ थाम लिया, लेकिन अंदाज कुछ ऐसा ही था जैसे मुसाफा करने से पहले वो दस्ताने पहनने के बारे में सोच रहा हो। मुश्ताक मुदस्सर ने मेरी तरफ भी मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। आपसे मिलकर भी बहुत खुशी हुई अफसल चौधरी साहब। मैं गायबाना तौर पर आपसे मामूली सा वाकिफ था, मिलने की आरजू थी, लेकिन सच्ची बात है मेरे जहन में आपका जो खाका था आप उससे बहुत मुख्तलिफ निकले हैं। इंस्पेक्टर रहीम गुल साहब की शख्सियत और अंदाज़े गुफ्तगू भी हमारी रवायती पुलिस अफसरों से बहुत मुख्तलिफ है। मुझे आप दोनों से ही मिलकर बहुत खुशी हुई और एक खुशगवार सी हैरत भी हुई है। उसका लहजा खुशामदाना नहीं था, लेकिन मेरी जगह कोई और होता तो उस अंदाज़े गुफ्तगू पर खुश हो सकता था। इंस्पेक्टर रहीम गुल भी खुशामद या उससे मिलती जुलती गुफ्तगू से मुतासर होने वाला आदमी नहीं मालूम होता था। मुश्ताक मुदस्सर से मुसाफा करके मुझे अंदाजा हुआ कि वो एक मजबूत और ताकतवर आदमी था, जिसे मैं पहली नजर में ही देख चुका था कि दराज कद और कसरती जिस्म का मालिक था। फिर भी मुझे उसके मजबूत होने की तवक्को इस कदर नहीं थी जितना वो मुसाफे के बाद महसूस हुआ था। मैं जिंदगी में पहली बार इतना मजबूत और फिट सहाफी देखा था। वो एक बार फिर रहीम गुल की तरफ मुतवज्जा होते हुए बोला, इधर उधर की बातें तो बहुत होगी, क्या अब मैं जान सकता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है? मिस फरहीन जैसी खातून के घर में रात के पिछले पहर कई पुलिस वाले और एक बिजनेसमैन का पाया जाना कोई अच्छी अलामत नहीं है। मिस फरहीन कहाँ है? रहीम गुल ने घड़ी देखी, फिर दरवाजे पर खड़े हुए एएसआई की तरफ देखा और संजीदगी से कहा, इस वक्त उसकी लाश एम्बुलेंस में रखकर सरकारी अस्पताल के मुर्दा खाने में ले जाई जा रही है, रास्ते में होगी। मुश्ताक मुदस्सर अपना फ्लैट हैट सर से उतार कर हाथ में थामे हुए था। ये सुनकर हैट उसके हाथ से गिर पड़ा और आंखें फैल गई। उसने इस्तरारी से अंदाज में हैट को उठाया, उसे झाड़ा और मुर्ताइज सी आवाज में कहा, लाश? मिस फरहीन की लाश? तो तुम मजाक तो नहीं कर रहे इंस्पेक्टर? मेरी अभी आपसे इतनी बेतकल्फी नहीं हुई कि मजाक करने लगूं। रहीम गुल रुखाई से बोला, उन्हें किसने कत्ल किया? एक लम्हे की खामोशी के बाद मुश्ताक ने रंज में डूबे लहजे में पूछा, आपको कैसे मालूम हुआ कि उन्हें कत्ल किया गया है? मैंने तो अभी ये नहीं कहा। रहीम गुल ने गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा। बच्चों जैसी बातें न करो इंस्पेक्टर, तुम्हारी यहाँ मौजूदगी और तुम्हारे आदमियों की इतनी ज्यादा सरगर्मी बता रही है कि फरहीन तिबी मौत नहीं मरी। मुश्ताक मुदस्सर नागवारी से बोला, मेरा माथा तो पहले ही ठिनका था, लेकिन मैं समझा था कि शायद कोई चोरी डकैती का मामला होगा। किसने कत्ल किया उन्हें? इस बार पूछने का अंदाज कुछ ऐसा था जैसे कातिल का नाम मालूम होते ही वो खुद तलवार हाथ में लेकर निकल खड़ा होगा और उसका सर कलम कर देगा। सवाल करते वक्त उसने एक लम्हे के लिए शक ज़दा सी नजरों से मेरी तरफ भी देखा। रहीम गुल नहायत संजीदगी से बोला, फिलहाल हमें तकरीबन 1 लाख अफराद पर फरहीन के कत्ल का शुबा है। सुबह तक शायद ये तादाद कुछ कम हो जाए। मुश्ताक मुदस्सर एक लम्हे उसे घूरता रहा। रहीम गुल ने पलक नहीं झपकी। आखिर मुश्ताक मुदस्सर अपना फ्लैट हेड सर पर रखते हुए बोला, अब मैं चलता हूँ। मेरा ख्याल है मुझे यहाँ कोई ढंग की बात मालूम होने की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। मुझसे राब्ता रखिएगा, मुझे कुछ मालूम हो सका तो जरूर आपको बता दूंगा। आप खुद फैसला कर लीजिएगा कि इनमें से कौन सी बात ढंग की है। रहीम गुल नहायत शीरीन लहजे में बोला, मैं तुमसे नहीं तुम्हारे अफसराने आला से राब्ता रखूंगा। मुश्ताक जाने के लिए मुड़ते हुए बोला, यह तो और भी बेहतर होगा, वो आपको ज्यादा आला किस्म की खबरें फराहम कर सकेंगे। हम अदना आदमियों से तो अदना खबरें ही मिल सकती हैं। रहीम गुल
खुशगवार लहजे में बोला। मुश्ताक मुदस्सर के जाने के बाद मैंने रहीम गुल से कहा, पुलिस वालों को तो सहाफियों से बना कर रखनी चाहिए। यूं तो सभी को एक दूसरे से बना कर रखनी चाहिए, लेकिन किसी खौफ के तहत नहीं, बल्कि सिर्फ इंसान दोस्ती के जज्बे के तहत। अक्सर लोग सिर्फ अपने अमाल पर पर्दा डालने रखने की गर्ज से सहाफियों से बना कर रखने की कोशिश करते हैं। मैंने जिंदगी का असूल बना रखा है कि कोई गलत काम मत करो और किसी से मत डरो। मैं खौफ के तहत किसी के साथ खुश खलकी से पेश नहीं आ सकता, इंसानियत के नाते से पेश आ सकता हूँ, वो भी इस शर्त पर कि दूसरा भी मुझसे खुश खलकी से पेश आ रहा हो, मुझ पर रौब डालने की कोशिश न कर रहा हो और ठीक आदमी हो। ठीक आदमी का मतलब समझते हैं ना आप? बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। बहरहाल तुम्हारी शराइत बहुत लंबी है प्यारे रहीम गुल। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, तुम्हारी हमेशा लोगों से चक ही चलेगी। कोई बात नहीं, मैं उसके लिए तैयार हूँ, बल्कि अब तो आदी होता जा रहा हूँ, वो बेपरवाही से बोला। इस दौरान पुलिस वालों ने वहां अपने ज़ाब्ते की कार्रवाइयां और इब्तदाई तफ्तीश मुकम्मल कर ली थी। वो रुखसत होने की तैयारियां करने लगे। सफेदा शहर नमूदार हो चुका था। मैंने फैसला किया कि इस गाड़ी के बारे में कोई इतला आने तक रहीम गुल के साथ ही रहूं, जिसमें पैकेट रह गया था। रहीम गुल को इस पर कोई एतराज नहीं था कि मैं उसके साथ पुलिस स्टेशन चलूं। फ्लैट के दरवाजे पर एक मुसल्ला कांस्टेबल बिठा दिया गया था और मैं अपनी गाड़ी में बैठकर पुलिस की गाड़ियों के पीछे पीछे पुलिस स्टेशन जा पहुंचा, जो वहां से ज्यादा दूर नहीं था। वहां पहुंचते ही रहीम गुल के लिए गोया मुसरूफियात का एक लामुतलाही सिलसिला शुरू हो गया। नई वारदातों की इतलात आ रही थी। पुराने सिलसिलों में कुछ लोगों को पकड़ कर लाया जा रहा था। वो भी थे जो किसी नए या पुराने सिलसिले में इत्तफाकन हत्थे चढ़ गए थे। गर्ज के थाने में बहुत ही गहमा गहमी थी। अभी सही मानों में दिन नहीं चढ़ा था और ये एक पोश इलाके का थाना था। जब यहाँ रौनक और गहमा गहमी का यह आलम था तो बाकी इलाकों में न जाने क्या सूरत हाल चल रही होगी। रहीम गुल खुद तो इधर उधर मसरूफ हो गया, लेकिन उसने अजराहे करम मुझे अपने कमरे में बिठा दिया और कुछ देर बाद मेरे लिए खासा माकूल किस्म का नाश्ता भी भिजवा दिया। उस जैसे आदमी की तरफ से ये सलूक भी गनीमत था। इस दौरान सब इंस्पेक्टर अकरम कुछ देर के लिए मेरे पास बैठा, जिसके बारे में रहीम गुल ने बताया था कि वो एक दयानतदार और मेहनती आदमी था। मैंने उससे पूछा, आप लोगों के पास नूसी का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है? उसे गंगाला जाए तो शायद कोई काम की बात मालूम हो जाए। मैं खुद चलता फिरता रिकॉर्ड रूम हूँ सर जी, वो बताने लगा। उसके बारे में मोटी मोटी बातें तो मैंने आपको बता ही दी है। मजीद भी जो कुछ आप पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ लीजिए, मुझे मालूम हुआ तो जरूर बता दूंगा। वैसे शायद किसी टूटे फूटे कमरे में गर्दो गुबार और पुरानी फाइलों के अंबार तले दबी उसके बारे में भी कोई तफ्तीशी फाइल पड़ी हो तो उसे निकालना कारदार होगा और उससे शायद ही आपको कोई मदद मिल सके। अब हमारे यहाँ वो कंप्यूटराइज निज़ाम तो है नहीं कि बटन दबाया और मुजरिम की मुख्तसर हिस्ट्री शीट निकल आई, बटन दबाया उसकी उंगलियों के निशानात निकल आए, बटन दबाया और दीगर तमाम जरूरी मालूमात सामने आ गई। यहाँ तो बस जिस तरह गुजारा चलता है वो आपको मालूम ही होगा। वैसे आप उसके बारे में क्या जानना चाह रहे हैं? कोई भी ऐसी बात जिससे उस तक पहुंचने में कोई मदद मिल सके? मैंने जवाब दिया, आप लोग ऐसे किसी मुजरिम तक पहुंचने के लिए क्या तरीका इख्तियार करते हैं? कोई सुराग मौजूद हो तो हम उसके सहारे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वरना अल्लाह पर तवक्कुल करके अपने काम करते रहते हैं। कभी अचानक ही वो हाथ आ जाता है। जब उसकी तकदीर हारी होती है वो किसी न किसी चक्कर में किसी बहाने हमारे हत्थे चढ़ जाता है। बात वही है कि ऊपर वाले का भी अपना एक निज़ाम काम कर रहा है। उसके तहत हर बुरा आदमी बहरहाल एक बार गिरफ्त में जरूर आता है। उसकी बातों के दौरान ही उसकी मेज पर रखे हुए फोन की घंटी बजी। उसने चंद लम्हे बात की, फिर रिसीवर रखकर मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख कर बोला, अगर आप पहले कार के बारे में पूछ लेते तो शायद वो पहले ही मिल जाती। वो शहर की एक मसरूफ सड़क के किनारे खड़ी मिल गई है। अकरम बोला, मुझे मालूम था वो जल्द ही मिल जाएगी और किसी बारोन गुंजान आबाद तंगो तारीख गलियों वाले इलाके के करीब खड़ी मिलेगी। नूजी चोरी की गाड़ी ज्यादा देर इस्तेमाल नहीं रखता, उसकी एहतियाती तदाबीर उसके बड़ा काम आती है और वो अमूमन बारोनक या गुंजान इलाकों में ही गायब होता है। हमारी बातों के दौरान ही रहीम गुल भी कमरे में दाखिल हो गया था। रहीम गुल उससे मुखातिब हुआ, इससे पहले कि वो कार हमारे दूसरे शोबे के कब्जे में चली जाए तुम जाकर उसकी पिछली सीट के खांचे में से वो पैकेट निकाल लाओ जिसका अफजल साहब ने जिक्र किया था। इस दौरान मैं और अफजल साहब यहाँ बैठ कर दुआ करेंगे कि वो पैकेट अभी तक वहीं मौजूद हो। मैं अकरम साहब के साथ चला जाता हूँ, मैंने उठते हुए कहा। रहीम गुल ने मुझे बैठने का इशारा किया और मुस्कुराते हुए बोला, आप इत्मीनान से बैठे रहें अफजल साहब, परेशान न हो, अपनी पुलिस पर एतबार करना सीखें। बात एतबार या बेएतबारी की नहीं। मैंने जल्दी से कहा, मैं दरअसल तजस्सुस से बेचैन हो रहा था। पैकेट तो बहरहाल यहाँ मेरे सामने आने के बाद ही खुलेगा। रहीम गुल ने फैसला सुना दिया। अच्छा, जैसे आप लोगों की मर्जी। मैंने कंधे उचकाए और दोबारा बैठ गया। अकरम मुस्तैदी से वहां से रुखसत हो गया। रहीम गुल ने अपने और मेरे लिए ब्लैक कॉफी मंगवाई, फिर गोया दोबारा मुझे तसल्ली देते हुए बोला, मैंने पैकेट लेने के लिए बिल्कुल सही आदमी को भेजा है, मुझे यकीन है। मैंने मुख्तसर कहा। रहीम गुल को काफी भी सुकून से पीना नसीब नहीं हुई। मिनट बाद उसके फोन की घंटी बज रही थी। उसके करीब ही एक वायरलेस भी रखा था, उस पर भी थोड़ी थोड़ी देर बाद पैगामात आ रहे थे। काफी खत्म करते करते आकर उसे उठना ही पड़ गया। वो एक बार फिर टोपी सर पर रखकर वर्दी दुरुस्त करते हुए बोला, मैं 15-20 मिनट में हाजिर होता हूँ अफसल साहब, करीब ही एक बंगले पर जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद मैं एक बार फिर इंतजार की कोफ्त उठाने लगा। उसने वापस आने में 15-20 मिनट से ज्यादा देर लगा दी।
इस दौरान अकरम लौट आया। वो खाली हाथ था और उसके चेहरे पर भी कोई ऐसे तासुरात नहीं थे जैसे कोई अहम चीज पाने के बाद होते। मेरा दिल कुछ डूब सा गया, लेकिन मेज के करीब आकर अकरम ने अपनी सुरमई जर्सी के गिरिबान में हाथ डाला और बगल की तरफ से सफेद कागज में लिपटा हुआ वही पैकेट निकाल लिया जो मेरे लिए जाना पहचाना था। अब वो कुछ मैला मैला सा नजर आ रहा था। यही है ना अफजल साहब? उसे पैकेट मेज पर रखते हुए तस्दीक चाहिए। हाँ, यही मालूम होता है। मैंने कदरे बेताबी से उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन अकरम ने हाथ के इशारे से मुझे रोक दिया। इसे छेड़छाड़ साहब के आने के बाद ही होगी जनाब। उसका लहजे में कतन मुरव्वत नहीं थी। मैं ठंडी सांस लेकर रह गया और अपने तजस्सुस का गला घोंटने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर के लिए मैंने अपने आप को उस माहौल से और तमाम वाकयात से लाताल्लुक कर लिया था। गनीमत रहा कि उसके बाद रहीम गुल जल्द ही लौट आया। उसके चेहरे से बदमजगी आ यहाँ थी। उसने टोपी उतार कर जोर से मेज पर पटकी और कुर्सी पर तकरीबन ढेर होते हुए बोला, मैं समझता था कि एक दयानतदार पुलिस अफीसर के लिए देहात में काम करना बहुत दुश्वार है, लेकिन अब अंदाजा हुआ है कि शहर में उससे ज्यादा मुश्किल है। खैरियत तो है, बात क्या है? बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अभी भी मुझे रिश्वत देने की कोशिश की गई है। वो बरहम लहजे में बोला, तो इसमें इतने गुस्से की क्या बात है? करने वाले ने तो रूटीन का एक काम करने की कोशिश की होगी। फिर मैंने उसे छेड़ा, कहीं वो मामला तो नहीं था कि रिश्वत, और वो भी इतनी थोड़ी। जी नहीं। वो रूठे हुए बच्चे की तरह खफकी से मुझे घूरते हुए बोला, बड़े नोटों से भरा हुआ ब्रीफ केस था। आप जैसा दौलत में खेलने वाला बड़ा सेठ भी देख लेता तो एक बार मुंह में पानी आ जाता और मैं एक तरफ को मुंह करके उस पानी को कुली कर देता। मैंने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा, कहना आसान और करना बहुत मुश्किल होता है अफजल साहब, तो बड़ा ही मामला होगा। मैंने जरा संजीदगी से कहा, नोटों से भरे हुए ब्रीफ केस बड़े ही मामलात में चलते हैं, जिनमें सियासी लोगों की खरीदो फरोख्त का मामला भी शामिल है। लेकिन आप बहरहाल सियासी आदमी नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मामला मुझे बताएगा। मैंने यूं ही बात बराए बात की थी, लेकिन वो बताने लगा, एक बहुत बड़े सेठ ने एक बहुत बड़ी समाजी शख्सियत को इस इलाके में अपना एक बड़ा सा बेशकीमत बंगला दिया हुआ था कि वो उसमें अपने मशहूर फलाही ट्रस्ट की शाख खोले, लेकिन गोदाम जो बंगले के तहखाने में था वो सेठ साहब ने अपने पास रखा। बड़ी समाजी शख्सियत बहरहाल फिर भी बड़ी खुश थी और उसने बंगले में बड़ी सी ब्रांच खोली थी। ऊपर फलाही काम होते रहे और तहखाने में एक्सपोर्ट के माल के क्रेटों में हेरोइन पैक होती रही। दोनों अपने अपनी जगह खुश थे। गुलशन का कारोबार हंसी खुशी चल रहा था कि बीच में मुझ जैसा नामुराद आ गया, जिसे मुसीबतें राह चलते आवाज दे लेती हैं। एक लम्हे के लिए खामोश होकर उसने आंखें मसली, फिर ठंडी सांस लेकर बोला, ऐसे ही एक इत्तेफाक के तहत है जिस तरह आज आपसे मुलाकात हुई है, उसी तरह वो मामला मेरे इल्म में आ गया। मैंने सेठ साहब के असर सुख को खातिर में न लाते हुए और अपने अफसरों को नाराज करते हुए इस मामले को उधेड़ डाला। सब कुछ ठप हो गया। सेठ साहब फिलहाल बाहर भागे हुए हैं। मुझ पर हर तरफ से बड़ा दबाव है। वो बड़ी समाजी शख्सियत मुझ पर अपना समाजी दबाव डाल रही है कि इस मामले में ख्वाह उनका नाम मुलव्वस होगा और बाद न जाने किस तरह पब्लिक तक पहुंचे उसकी नेक नामी पर हर्फ आएगा। सेठ साहब के नुमाइंदे ने आज बड़ी रकम का ब्रीफ केस मुझे थमाने की कोशिश की। मैं छोटा सा अफसर कितनी बड़ी बड़ी मुश्किलों में घिरा हुआ हूँ। आपको कुछ अंदाजा है अफजल साहब? बहुत अच्छी तरह अंदाजा है, लेकिन फिलहाल इस छोटी सी मुश्किल को देख लीजिए जो आपकी मेज पर रखी हुई है। मैंने पैकेट की तरफ इशारा किया। उसने अभी तक उसे दरखो एतना ही नहीं समझा था। वो कुर्सी पर कुछ आगे को झुकाया, आंखें सुकेड़ते हुए उसने पैकेट को छुरी से छुआ और कतरे हैरत से बोला, ये है वो पैकेट? उसकी हैरत बजा थी। बज़ाहिर वो पैकेट बहुत हकीर दिखाई दे रहा था। मैंने इस बात में सर हिलाया तो रहीम गुल ने अकरम को इशारा किया, अकरम साहब एहतियात से इसे खोले। मैं और अफजल साहब मिलकर दुआ करते हैं कि धमाके से न फटे या इसमें से जहरीली गैस खारिज न हो। अकरम हिचकिचाहट मेज अंदाज में पैकेट उठाकर वो अपने आप को यकीन दिलाते हुए बोला, इसमें ऐसी कोई चीज तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसके लिए कत्लो गारत हो रही है, गोलियां चल रही हैं। उसने नहायत एहतियात से नाखूनों से पैकेट का कागज फाड़ दिया। अंदर से गत्ते का एक मजबूत डिब्बा निकला। उस डिब्बे को खोला गया। चमड़े की एक मुस्ततील थैली बरामद हुई जिसमें बड़ी नफीस जिप लगी हुई थी। अकरम ने जिप खोलकर उसमें झांका। ऐनक के अदसों में उसकी आंखें फैल गईं। उसने थैली रहीम गुल की तरफ उलट दी। हल्की सी खड़खड़ाहट के साथ मुख्तलिफ साइज के हीरे मेज के शीशे पर बिखर गए। सभी हीरे अच्छे खासे बड़े थे और गालबन पूरी थैली हीरों से भरी हुई थी। ओह, रहीम गुल के मुंह से बेइख्तियार निकला और नजर हीरों पर जम कर रह गई। लेकिन एक बात मैंने खास तौर पर नोट की थी कि रहीम गुल की आंखों में लालच की हैरत नहीं थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक गिरी से गिरी हालत में भी वो हीरे 1 करोड़ से कम नहीं थे और शायद ये कुदरत का एक अजीब तमाशा था कि सारी मार दहाड़ उनके लिए हो रही थी। तब भी वो मार दहाड़ वालों के हाथ नहीं आए थे। अगर नूजी को मालूम हो जाता कि चोरी की जिस कार को वो सड़क के किनारे छोड़कर चला गया था उसी की सीट के खांचे में ये हीरे मौजूद थे तो शायद वो अफसोस के मारे खुदकुशी कर लेता। चल लम्हे के सुकूत के बाद रहीम गुल गहरी सांस लेकर बोला, अब बात को समझ में आती है। नूजी किसी जमाने में बहुत बड़े ज्वेलर के यहाँ मुलाजिम था। बदउनवानी के इल्जाम में निकाला गया था। अब वो जिस पैकेट के लिए मार दहाड़ करता फिर रहा था उसमें बहुत से हीरे थे। अब कुछ कुछ अंदाजा होता है कि नूजी ने तस्वीर में कहाँ फिट होना है। मेरे ख्याल में ये इतनी पुरानी कहानी नहीं हो सकती। मैं भी जरा अपने जहन के कुल पुर्जों को हिलाते हुए बोला,
وہ जिन बड़े ज्वेलर्स के यहाँ काम करता था, अगर वहां से इतने हीरे ले गया था तो महज उसे निकालने पर इक्तफा न करते, वो तो उसकी गर्दन उड़ा देते, उसे पाताल तक भी न छोड़ते, खुसूसन जबकि इस वक्त इतना बड़ा बदमाश भी नहीं था। ये तो कोई नई कहानी मालूम होती है जिसमें कहीं फरहीन भी फिट होती है। एक बार फिर मैंने रहीम गुल को सारी रुदात सुना थी कि जिस तरह मैं फरहीन से मिला था, जिस तरह उसने होटल में मुझे अंदर बुलाया था और जिस आदमी के तवज्जो से बुलाया था। रहीम गुल ने मेरी बात सुनने के बाद कहा कि आप मुतमिन रहें, मैं फिलहाल ये हीरे उसी की अमानत समझ कर रख रहा हूँ, और अगर ये वाकई उसी की मलकियत साबित हुए तो मैं फिलहाल ये हीरे उसी की अमानत समझ कर रख रहा हूँ, और अगर ये वाकई उसकी मलकियत साबित हुए तो मैं उससे ताल्लुक रखने वाली किसी ऐसी हस्ती को भी तलाश करने की कोशिश करूंगा जो फरहीन के बाद इन हीरों की मुस्तहिक नजर आती हो। मैं ये अमानत जरूर उस तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। मैं मुतमईन होकर थाने से निकल आया और सेठ रमजान की दी हुई गाड़ी में बैठकर अपने होटल की तरफ वापस रवाना हो गया। तमाम रास्ते में चारों तरफ का जायजा लेता आया था कि शायद कहीं नोजी किसी गाड़ी में जाता नजर आ जाए, शायद वो मेरा ताक़ुब कर रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं था। होटल में दाखिल होकर मैंने देखा लाबी में खिलाफे मामूल काफी रौनक नजर आ रही थी। चंद गैर मुल्की दुनिया जहां से बेनियाज इधर उधर सोफों पर बैठे अखबारों के मुताले में गर्क थे। एक सफेद फार्म पुख्ता उम्र शख्स है काफी दूर बैठी एक सफेद फार्म सुनहरी बालों वाली नौजवान लड़की की तरफ बड़ी मीठी नजरों से देखते हुए मुस्कुरा रहा था, मगर वो उसे कतल लिफ्ट नहीं करवा रही थी। लड़की चुस्त नीली जीन्स और होशरुबा किस्म की सुर्ख जर्सी में थी। वो किसी और ख्याल में डूबी हुई थी। मुझे यकीन था कि पक्की उम्र के उस मर्द ने अगर करीब जाकर भी उससे तारुफ हासिल करने की कोशिश की तो मुंह की खाएगा। अपने जैसे यानी देसी लोगों की भी वो 2-3 टोलियां इधर उधर मौजूद थीं। कुछ नए मेहमान भी आए हुए थे। काउंटर पर उनके नामों वगैरह का इंदराज हो रहा था, कार्ड पुर किए जा रहे थे। मैं ये तमाम सरगर्मियां देखता हुआ लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगा था कि एक क्लर्क की नजर मुझ पर पड़ गई, जो शायद अजराह मेहरबानी मुझे होटल के मालिक की हैसियत से पहचानने लगा था। उसने इशारे से मुझे सलाम किया और साथ ही रुकने का इशारा भी किया। मैं उसके करीब पहुंचा तो वो एक तरफ को होते हुए नीची आवाज में बोला, सर एक साहब आपका पूछते हुए आए थे, आपका कमरा नंबर मालूम कर रहे थे। पहले मुझे गुमान गुजरा कि कहीं सेठ रमजान ना आया हो, लेकिन फिर मुझे याद आया कि उसे तो मेरा कमरा नंबर वगैरह सब कुछ मालूम था और होटल का बेशतर अमला उसे मुझसे ज्यादा जानता था। उसके लिए शायद क्लर्क एक साहब के अल्फाज इस्तेमाल न करता, सीधी तरह सेठ रमजान कहता। मैंने फौरन पूछा, तुमने बता तो नहीं दिया? नहीं सर। उसने जल्दी से नफी में सर हिलाया, क्योंकि मैं होटल के अमले को इस सिलसिले में खास तौर पर कोई हदायत करना भूल गया था, लेकिन क्लर्क अक्लमंद ही मालूम होता था। मैंने कदरे इत्मीनान की सांस लेकर कहा, कौन साहब थे? उन्होंने अपना कुछ नाम पता नहीं बताया? जी नहीं, मुझे तो नहीं बताया, लेकिन वो आपके लिए पैगाम छोड़ गए हैं, शायद इसमें लिखा हो। वो उस वक्त तक अकवी दीवार की तरफ मुड़ चुका था जिसमें 24 खाने बने हुए थे और हर खाने पर नंबर मौजूद था। जिस खाने पर मेरा सुएट नंबर नजर आ रहा था उसे क्लर्क ने एक लिफाफा निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाया। वो मेरे ही होटल का लिफाफा था। उस पर बड़ी उजलत में मेरा नाम घसीटा गया था। ये कोई तशवीश की बात नहीं थी कि वो हमारे ही होटल का लिफाफा था। लाबी में एक कोने में छोटी सी एक खूबसूरत मेज कुर्सी लगी हुई थी जिस पर मुख्तलिफ खानों में होटल की स्टेशनरी मौजूद थी। कोई शख्स होटल में मुकीम मेहमान के नाम कोई पैगाम छोड़ना चाहता तो उस सहूलत से फायदा उठा सकता था। मैंने लिफाफा चेक किया तो उसमें से हमारे ही होटल की एक चिट बरामद हुई, लेकिन वो सादा थी। मैंने उसे उलट पलट कर देखा, उस पर दोनों तरफ कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ होटल का मोनोग्राम छपा हुआ था। मैंने क्लर्क के सामने ही लिफाफा खोला था और वो भी देख रहा था कि चिट सादा थी। वो कुछ परेशान और निदामत ज़्यादा नजर आने लगा था। सफाई पेश करने से अंदाज में बोला, सर मैंने उस मेज पर जाकर कुछ लिखते उसे देखा था। उसने दूर कोने में पड़ी हुई मेज की तरफ इशारा किया। शायद आखिरी वक्त में उसे अपने पैगाम पर शर्म आ गई हो, उसने उसकी जगह सादा चिट रख दी हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, या फिर शायद उसे अभी तक बचपन के मशगले पसंद हो, उसने गायब होने वाली रोशनाई से पैगाम लिखा हो। मैं कमरे में जाकर उसे बल्ब से हरारत पहुंचा कर देखूंगा, शायद पैगाम नमूदार हो जाए। मुझे मुतमईन अंदाज में मुस्कुराते देखकर शायद क्लर्क की घबराहट कुछ कम हुई। तब मैंने उसे पूछा, हुलिया क्या था उस शख्स का? उसने अटक अटक कर हुलिया बताने की कोशिश की और कई मिनट बाद मुझे अंदाजा हुआ कि वो नूजी का हुलिया बयान कर रहा था। मेरा ज़हन गोया झुरझुरी से लेकर बेदार हो गया। मैंने जल्दी से पूछा, लिफाफा देने के बाद वो शख्स कहाँ गया? सर ये तो मैं नहीं देख सका, मैं मसरूफ हो गया था, लेकिन ख्याल है वो वापस ही चला गया था। क्लर्क के लहजे में एक बार फिर घबराहट छलकाई थी। खैर कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो। मैंने उसे तसल्ली दी, आइंदा अगर कोई मेरे बारे में पूछने आए और तुम्हें वो जरा भी मशकूक लगे तो कम अज कम नजीर चौधरी को जरूर इंटरकॉम पर बावर करवा देना। नजीर चौधरी होटल का सिक्योरिटी इंचार्ज था। क्लर्क ने असबात में सर हिलाया और मैं लिफ्ट की तरफ चल दिया। लेकिन अब मैं छठी मंजिल पर पहुंचकर मैंने लिफ्ट से निकलकर इधर उधर देखा। राहदारी वीरान नजर आ रही थी। नबीज कालीन पर भी मैं नहायत मुतात अंदाज में कदम रखता हुआ अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंचा ताकि जरा सी भी आहट पैदा न हो। दरवाजे से कान लगाकर मैंने चंद सेकंड इंतजार किया, कोई आवाज सुनाई न थी। फिर मैंने नाब का मुआयना किया कि ताले से छेड़छाड़ तो नहीं की गई। ताला नहायत उम्दा किस्म का था और उस पर छेड़छाड़ का कोई निशान वगैरह भी नजर नहीं आ रहा था।
फिर भी यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता था। उस्ताद इकराम के लिए ताले पर कोई निशान छोड़े बगैर उसे खोलकर अंदर दाखिल हो जाना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। मैंने अपनी चाबी से ताला खोला और दरवाजे को यकदम अंदर धकेलकर खुद बाहर ही दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। मुझे कुछ अंदेशा महसूस हो रहा था कि शायद अंदर कोई मेजबान मेरे इस्तकबाल के लिए मौजूद था, लेकिन कई सेकंड तक इंतजार करने के बाद भी कोई रद्द-ए-अमल जाहिर न हुआ। आखिरकार मैंने सर जरा सा आगे खिसका कर कमरे में झांका। जो हिस्सा ड्राइंग रूम के तौर पर इस्तेमाल होता था उसमें कोई नहीं था। मैंने जरा खतरा मोल लेते हुए कमरे में कदम रख दिया। बिल्ली की तरह बेआवाज कदमों से पंजों के बल चलते हुए मैंने ड्राइंग रूम अबूर किया। मुजरिमों की दुनिया में नोजी यकीनन बहुत बड़ा बदमाश और दहशतगर्द होगा, लेकिन मैं उस तरह के बदमाशों से निपटने के लिए होटल के सिक्योरिटी स्टाफ की मदद लेना नहीं चाहता था। मैं अपना ये एतमाद अपनी नजर में बरकरार रखना चाहता था कि उस तरह के बदमाशों से निपटने के लिए मैं अकेला ही काफी था। उस वक्त मैं खाली हाथ था, लेकिन उससे भी मेरी खुद एतमादी में कमी नहीं आई थी। दर हकीकत मुझे उसको खुद एतमादी का नाम नहीं देना चाहिए था। मेरा यह एतमाद असल में किसी और पर था, जिसने मेरी तकदीर में जो लिख दिया था वो अटल था। मैं ड्राइंग रूम और बेडरूम के दरमियान मौजूद महराबी दरवाजे की आड़ लेकर बेडरूम में झांकने लगा। मेरे बेड के करीब पड़े हुए एक सोफे पर जमील बैठा था। वही जमील जो 3 स्टार होटल में फरहीन के शो के इख्तिताम पर मुझे बुलाकर फरहीन के पास ले गया था, और जो बकौल फरहीन उसके भरोसे का आदमी था। उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट मुंजमन थी, या फिर शायद उसके होंठ उस तरह खिंच कर रह गए थे। उसकी नजर दरवाजे पर ही जमी हुई थी, जैसे उसी किसी का इंतजार रहा हो, लेकिन उसकी आंखें में नूर थी। उसका गला नहायत सफाई से एक कान से दूसरे कान तक कटा हुआ था। एक और हंसता हुआ जख्म मेरा मुंतजिर था। मैं बवक्ते जरूरत बेहद संग दिल भी हो सकता था, लेकिन उस लम्हे मेरे जिस्म में खफीफ सी झुरझुरी आ गई। दरवाजा मैंने नहायत आहिस्तगी से अपने हक में बंद कर दिया। कमरा खासी अबतरी का मंजर पेश कर रहा था। ड्रेसिंग टेबल वगैरह की दराज खुली पड़ी थी। बेड की मैट्रेस, तकिया और सोफे के कुशन वगैरह किसी तेज धार चीज से काट दिए गए थे, और उनका फोम गोया किसी जुनूनी बंदर ने इधर उधर बखेर कर रख दिया था। मैंने मुतजस्सिस होकर बाथरूम में झांका। वहां भी कुछ ऐसी अबतरी नजर आई। कैबिनेट खुली पड़ी थी, चीजें इधर उधर बिखरी हुई थी, तौलिए भी शेल्फ से उठाकर नीचे फेंक दिए गए थे। हत्ता के फ्लैश की टंकी भी खुली हुई थी। यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि किसी को नहायत ही शिद्दत से किसी चीज की तलाश थी, जो यकीनन उसे यहाँ नहीं मिली थी। मैं वापस बेडरूम में आकर चंद में जमील का जायजा लेता रहा। उसका गला उसी सोफे पर बैठे बैठे काटा गया था, और अगर वो थोड़ा बहुत तड़पा था तो उस दौरान उसे काबू में रखा गया था, क्योंकि खून सोफे पर ज्यादा फैला हुआ नहीं था। ज्यादा खून उसके गिरेबान में से होता हुआ थोड़ा बहुत नीचे पहुंचा था। मालूम नहीं जमील ने किसी को डबल क्रॉस किया था या नहीं। बहरहाल मेरे दिल में उसके लिए तासुफ की लहर उभरी थी। अभी मेरे जहन के बाज गोशों से वही अफसुर्दगी महव नहीं हुई थी जो फरहीन की लाश देकर पैदा हुई थी। मजीद अफसुर्दगी मेरे हवास को कुन कर सकती थी, जबकि मेरा वास्ता यकीनन बड़े सफाक आदमी या आदमियों से था। मेरे लिए बिल्कुल चाकुशुबंद और तमाम ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों के साथ मुस्तद रहना शुरू था। जरा आवाज के चल होने या जहन के मुजहम्मल होने के नतीजे में मेरे गले पर भी हंसता जख्म नमूदार हो सकता था। मैंने अफसुर्दगी को जहन से झटकते हुए टेलीफोन उठाया और सबसे पहले रहीम गुल से राब्ता किया। वो अपने थाने ही में मिल गया। अपना नाम बताकर मैंने बिला तमहीद पूछा, तुमने जमील को बुलाने के लिए अपने आदमियों को तो नहीं भेजा? अभी कोई आदमी फारग ही नहीं है, लेकिन घंटे आध घंटे तक मेरा भेजने का इरादा था। रहीम गुल ने जवाब दिया। फिर पूछा, क्यों, क्या बात है? आज ये जहमत करने की जरूरत नहीं, वो मेरे होटल में मेरे कमरे में मौजूद है। मैंने जवाब दिया, बहुत खूब, वो तो अच्छा ही हुआ। वो खुश होते हुए बोला, मुझे किसी को भेजने और उसे तलाश कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे वहीं रोके रखिएगा। मुझे जल्द ही कुछ फुर्सत मुयस्सर आने वाली है। मैं सीधा आपकी तरफ आऊंगा, वहीं उससे कुछ सवाल जवाब कर लूंगा। जरूरी हुआ तो उसे थाने ले आऊंगा, वरना वहीं से वहीं उसकी जान छोड़ दूंगा। मेरे आने तक उसे कहीं जाने नहीं दीजिएगा। अब यह आपकी जिम्मेदारी है। मैंने गर्दन घुमाकर जमील की तरफ देखा और कहा, मुझे यकीन है वो भागने या कहीं जाने की कोशिश हरगिज नहीं करेगा। अगर वो अपनी जगह से जरा भी हिला तो उसकी गर्दन पीछे को लटक जाएगी। रहीम गुल एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर धीमी लहजे में बोला, वो मर चुका है मुकम्मल तौर पर। मैंने जवाब दिया, ओह माय गॉड। वो गहरी सांस लेकर रह गया। मैं आ रहा हूँ, तुम क्या आकर उसे जिंदा करोगे? मैंने बेख्तियार कहा, यह मजाक का वक्त नहीं है अफसल साहब। वो गोया बुरा मनाते हुए बोला, ये मेरा केस है और मुझे इसके सिलसिले में हर मौका पर पहुंचना पड़ेगा। इस इलाके का SHO भी मेरे साथ होगा, जिसमें आपका होटल वाक़ई है। खुदा के लिए ज्यादा भीड़ भाड़ लेकर मत आना। मैंने जल्दी से कहा, आजकल वैसे ही मेरे सितारे गर्दिश में हैं। अब मशकूक किस्म के लोगों ने मेरे साफ सुथरे होटल में आकर भी मरना शुरू कर दिया है। कहीं इसका बिजनेस भी चौपट न हो जाए। उससे पहले यहाँ इस किस्म का कोई वाक़या रुनमा नहीं हुआ जिसकी उसकी शोहरत जरा भी दागदार होती। मैं कोशिश करूंगा कि अब भी आपके प्यारे होटल की शोहरत पर हर्फ न आए। मैं हत्तुल इम्कान राजदाराना अंदाज में वहां पहुंचने और तमाम कार्रवाइयां राजदाराना अंदाज में ही अंजाम देने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल मेरे और दूसरे SHO के लिए सादा लिबासों में पहुंचना मुमकिन नहीं होगा। वो बोला, चलो खैर, तुम जितनी एहतियात कर सकोगे मेरे लिए उतनी ही गनीमत होगी और मैं इसके लिए तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। मैंने हकीकी ममनूनियत से कहा,
یہ آپ کی کثرت نفسی ہے افضل صاحب۔ وہ شکر گزاری سے بولا کہ آپ ہم جیسے چھوٹے افسروں سے اتنے انکسار سے بات کرنے کے عادی ہیں، ورنہ میرے اندازے کے مطابق جہاں تک آپ کی جڑیں پہنچی ہوئی ہیں وہاں تک رسائی رکھنے والے تو ہم جیسے افسروں کو خاطر میں ہی نہیں لاتے۔ دیانتدار افسروں کی میرے دل میں بڑی قدر ہے ڈیئر رحیم گل، وہ چھوٹے بھی ہوں تو مجھے بہت بڑے لگتے ہیں۔ آج کے دور میں اگر کوئی دیانتداری اور اونچے اصولوں پر قائم ہے تو بلا شبہ جہاد کر رہا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اسے کس طرح خراج تحسین پیش کروں۔ میں نے خلوص سے دل سے کہا بس بس افضل صاحب، مجھے زیادہ بانس پر نہ چڑھائیں، میں تو صرف فرض ادا کر رہا ہوں۔ یہی تو ایک کام ہے جو یہاں بہت کم لوگ کر رہے ہیں۔ میں نے آ بھر کر کہا بیشتر لوگ یہاں صرف فرض ادا نہیں کر رہے، باقی سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ خدا حافظ کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ معاملہ میری توقع سے کہیں زیادہ خاموشی سے نپٹ گیا، لیکن یہ صرف رحیم گل کے تعاون کی وجہ سے ممکن ہوا تھا۔ میرے ساتھ اس کا رویہ اب کافی حد تک دوستانہ تھا، اور اس کی بڑی وجہ شاید صرف یہ تھی کہ اب اسے یقین آ گیا تھا کہ میں کوئی غلط آدمی نہیں تھا۔ اسی رات میں ایک دوسرے سنگل بیڈ کمرے میں منتقل ہو گیا تھا۔ جمیل کی موت کے سلسلے میں کوئی نئی بات سامنے نہیں آئی تھی، کمرے سے کوئی سراغ نہیں ملا تھا، بس یہ اندازہ ہوتا تھا کہ فرحین اور جمیل کا قاتل ایک ہی تھا۔ طریقہ واردات بالکل یکساں اور نہایت ماہرانہ تھا۔ رحیم گل اپنے حساب سے تفتیش میں مصروف تھا، لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب تک کوئی نئی بات سامنے نہ آئے میں واقعی اپنے بزنس کی طرف تھوڑی سی توجہ دے لوں۔ اسی لیے دوسرے روز میں نے اپنے کراچی آفس کا بھی ایک چکر لگایا اور کئی گھنٹے وہاں گزارے، بہت سے معاملات کو دیکھا، بہت سے مسائل نپٹائے۔ اس کے بعد میں نے ہوٹل والے آفس میں ڈیرا ڈالا۔ اسی دوران سیٹ رمضان بھی ملاقات کے لیے آ پہنچا۔ اسے میں فون پر تمام حالات سے آگاہ کر چکا تھا اور اس نے مجھے خوب جھاڑ پلائی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ مجھ پر مصیبتیں آتی نہیں تھی، بلکہ میں خود دوڑ دوڑ کر مصیبتوں کا پیچھا کرتا تھا اور ہاتھ باندھ کر ان کی منت کرتا تھا کہ وہ میرے گلے پڑ جائیں۔ میں نے اس کے خیال کی تردید نہیں کی، ورنہ وہ مجھے اور ڈانٹتا۔ اس نے مجھے آفس میں فائلوں اور کاغذات کے انبار کے عق میں بیٹھے دیکھا تو اس کی باتیں کھل گئیں۔ خوشی سے نہال ہوتے ہوئے بولا باخدا ایک مدت کے بعد بزنس مین کے روپ میں دکھائی دیے ہو تو روح کو تازگی ملی ہے، ورنہ تم نے تو بالکل ہی لفنگوں تلنگوں والی زندگی اپنا لی تھی۔ یہاں خون خرابہ، وہاں مار دھاڑ، وہاں اغوا، یہاں دھماکے۔ ابے میں ایک بار پھر تمہیں نصیحت بلکہ وصیت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تم افضل چودھری ہیرو ریمبو بننے کی کوشش مت کیا کرو، سمجھے؟ میں اسے کہنا چاہتا تھا کہ مجھے ریمبو بننے کا قطعاً کوئی شوق نہیں تھا۔ میں کب بنتا تھا، حالات بنا دیتے تھے، لیکن مجھے معلوم تھا سیٹ رمضان میرے اس موقف کو تسلیم نہیں کرے گا، اس لیے میں نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ اس نے یہ انتظار نہیں کیا کہ میں اسے بیٹھنے کا اشارہ کروں۔ وہ ایک صوفے پر نیم دراز ہو گیا، پھر شاید اسے خیال آیا کہ ابھی بے تکلفی میں کچھ کمی تھی۔ اس نے جوتے موزے اتار کر ایک طرف اچھالے اور پاؤں بھی صوفے پر رکھ لیے۔ وہ آج 3 پیس سوٹ میں تھا، کالر پر گلاب بھی لگایا ہوا تھا، مگر شیپ بڑا ہوا تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ یہ سیٹ رمضان کا سٹائل تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ آدمی کو پرفیکٹ نہیں نظر آنا چاہیے، کچھ نہ کچھ کمی ضرور چھوڑنی چاہیے۔ اگر اس کا شیپ بنا ہوتا، بال سلیقے سے سنورے ہوتے، جسم پر اسی طرح عمدہ سوٹ ہوتا تو عین ممکن تھا وہ پیروں میں چپل پہن کر چلا آتا۔ اس کے ساتھ 2 مسلح گارڈ بھی تھے جو لابی میں ہی دروازے سے خاصے فاصلے پر رکے تھے۔ جوتے اتارنے کے بعد سیٹ رمضان گویا سکون کی سانس لے کر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا تم نے اپنے گلے کی حفاظت کا بھی کوئی بندوبست کیا ہے یا نہیں؟ کیا مطلب؟ میں نے اسے گھورا۔ بھائی تمہارے جاننے والوں کے گلے اتنی تیزی سے کٹ رہے ہیں، پہلے اس حسینہ کا گلا کٹا جس کا شو دیکھنے کی ہمیں حسرت ہی رہ گئی، پھر ایک اور آدمی کا گلا آ گیا جو بیچارہ غلطی سے صرف ایک مرتبہ تم سے ملا تھا۔ لگتا ہے اب تو تم سے ملتے وقت اپنے گلے کی فکر کرنا پڑے گی۔ میں تو اسی لیے گارڈ ساتھ لایا ہوں۔ میں تو گلے پر لوہے کا کھول بھی پہن کر آنے لگا تھا، پھر میں نے سوچا گردن ادھر ادھر گھما کر خوبصورت خواتین کو دیکھنے میں دقت ہوگی، اس لیے تھوڑا سا رسک لے لیا۔ بہرحال انسان کو اپنے گلے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ لوگ ایسے آدمی کو دوست بنانا پسند نہیں کرتے جس کا گلا کٹا ہوا ہو۔ کیا خیال ہے؟ آج اتنا چہک کیوں رہے ہو؟ میں نے بدستور اسے گھورتے ہوئے کہا ابھی بتاتا ہوں، پہلے کچھ کھانے پینے کو منگواؤ۔ وہ صوفے پر آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہوئے بولا قسم سے تمہارے ہوٹل میں مجھے بالکل اپنا گھر جیسا آرام محسوس ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو میں سوچتا ہوں کہ خواہ اتنے بڑے بنگلے میں 2.5 فیملی ممبرز اور 15 نوکروں کے ساتھ پڑا ہوا ہوں، کیوں نہ ادھر ہی آ جاؤں؟ تو آ جاؤ، کس نے منع کیا ہے؟ میں نے کہا لیکن یار جب تم یہاں نہیں ہوتے ہو تو پھر میرا یہاں بالکل دل نہیں لگتا۔ وہ سر کھجاتے ہوئے بولا۔ میں نے فون پر اس کے لیے کھانے پینے کا کچھ بندوبست کیا اور ریسیور رکھتے ہوئے کہا ویسے یہ ہوٹل اب بھی تمہارا ہی ہے، کبھی تمہارا اس میں تقریباً 40% حصہ تھا، تم نے خود ہی اپنا پیسہ واپس لیا، لیکن میری نظر میں تم اب بھی اس کے مالک ہو، اور وہ بھی 40% کے نہیں بلکہ پورے مالک ہو۔ بولو تو ابھی یہ کرسی چھوڑ کر اٹھ جاؤں؟ نہیں، خدا کے لیے کرسی چھوڑ کر مت اٹھنا۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ کرسی بڑی خراب چیز ہے، میں اس کے قریب بھی نہیں بھٹکنا چاہتا، اسی لیے میں زیادہ تر صوفے پر ہی بیٹھنا پسند کرتا ہوں۔ میں تو آفس میں بھی زیادہ تر کام صوفے پر بیٹھ کر بلکہ یوں کہو کہ صوفے پر لیٹ کر انجام دیتا ہوں۔ ویسے آج خیر تو ہے، تم اتنا چہک کیوں رہے ہو؟ اور خاص کر تم کچھ زیادہ ہی سسپینس پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اس کوشش میں کہیں مرمرانا جانا، دل تمہارا ویسے ہی کمزور ہے۔ میں نے کہا یہ میں جو کچھ ہے خاموشی سے نکال دو، ورنہ میں آفس کے ڈسپلن اور اپنی تمام تر سنجیدگی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے
तुम्हारी इस बेहंगम गर्दन पर कराटे का एक आध हाथ रसीद करूंगा। तुम जैसे आदमी को इस जहाने फानी से कुछ कराने के लिए एक आध हाथ ही काफी होता है। क्योंकि वो मुझे चढ़ाने के लिए बार बार अपनी जेब की तरफ हाथ कर रहा था और मुझे कह रहा था कि मैं तुम्हारे लिए खास तोहफा लाया हूँ। हाथापाई की बात नहीं हो रही भाई, वो जल्दी से हाथ उठाते हुए बोला। फिर उसने जेब से एक तराशीदा अखबार निकालकर मेरी मेज पर फेंक दिया और एक दूसरी प्लेट से ऑस्ट्रेलियन सैंडविच उठाते हुए गुनगुनाया, जिक्र इस परी विश का और फिर बयां अपना। मैंने अखबार की तहीं खोली। वो अंग्रेजी के रोजनामा मून का रंगीन एडिशन था। मुझे फौरन मुश्ताक मुदस्सर याद आया जो उसी अखबार के शो बिजनेस और कल्चर रिपोर्टर की हैसियत से फरहीन के अपार्टमेंट में मिला था। अखबार का पहला ही रंगीन सफा फरहीन की खूबसूरत तस्वीरों से सजा हुआ था। उनके साथ एक स्पेशल रिपोर्ट छपी हुई थी। रिपोर्ट मिस्टर MM की थी, जो जाहिर है मुश्ताक मुदस्सर के सिवा कोई नहीं था। मैंने आइज़गी और इत्मीनान से रिपोर्ट पढ़ना शुरू की। उसकी इब्तदाई सत्रों ही में वाजे कर दिया गया था कि फरहीन की वो खूबसूरत तस्वीरें उसकी एक खसूसी इंटरव्यू के लिए खींची गई थी, जो लिया नहीं जा सका था क्योंकि हुस्न और जिंदगी से भरपूर वो लड़की जो 2 दिन पहले तक ज़ोक़े तमाशा रखने वालों के दिलों को गरमा रही थी, अब इस दुनिया में नहीं थी। उसे सफाकी से कत्ल कर दिया गया था। रिपोर्ट का अंदाज अखबार से ज्यादा अफसानवी था। उसमें गोया बड़ी कोशिश से लफ्जाजी की गई थी और कहीं कहीं उसका अंदाज एक जाती गमनाक तासुर का सा हो गया था। मिस्टर MM ने नहायत तफसील से बताया था कि जब वो हस्बे वादा फरहीन के दिए हुए वक्त पर उसके अपार्टमेंट में पहुंचे तो उन्हें वहां फरहीन की लाश किस हालत में मिली, वहां कौन कौन मौजूद था, पुलिस किस तरह तफ्तीश कर रही थी। हालांकि मुझे याद था कि जब मुश्ताक मुदस्सर वहां पहुंचा था तो फरहीन की लाश एम्बुलेंस में रखकर रवाना की जा चुकी थी। बहरहाल उसने चूंकि आगे जिक्र कर दिया था कि सरकारी अस्पताल के मुर्दा खाने में भी गया था, इसलिए फर्ज किया जा सकता था कि लाश की हालत दर हकीकत उसने वहां देखी होगी।